भेलपुरी वाली। सुबह की हल्की हल्की धूप चौपाल पर फैल रही थी। हवा में चने, मुरमुरे और इमली की खट्टी मीठी खुशबू घुली हुई थी और संगीता अपने ठेले को जल्दी जल्दी सजाकर बैठ गई थी। मगर आज उसका चेहरा अचानक से कुछ सख्त हो गया था, क्योंकि ठीक उसके बगल में रंग बिरंगे कागज के कोनों से सजी एक नया ठेला आकर खड़ा हो गया था और गोविंदी ने वहां पर अपनी भेलपुरी लगा दी थी। क्या रे गोविंदी, तू कब से भेलपुरी का ठेला लगाने लगी, और वो भी यहाँ पर? ये जगह तो मेरी है, रोज मैं यहाँ पर अपना ठेला लगाती हूँ, संगीता ने झुल्लाते हुए कहा। तो गोविंदी भी जोर से बोली, अरे संगीता बहन, ये जगह आपकी है क्या? नाम लिखा है कि यहाँ पर आपका? चौपाल तो पूरे गांव की है और जिसको जहां पर जगह मिलेगी वो अपना ठेला लगा लेगा। अब आपको जलन हो रही है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? संगीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो इधर उधर देखते हुए बोली, ताकि गांव के लोग भी उसकी बात सुने। देख गोविंदी, मैं रोज यहीं पर अपना ठेला लगाती हूँ और ये बात सबको मालूम है। तू कहीं और जाकर अपना ठेला लगा, वरना। लेकिन संगीता की बात को तुरंत बीच में काटते हुए गोविंदी ठेला थपथपाकर कहने लगी, वरना क्या? हाँ, डराने की कोशिश मत कर। तेरी भेल में क्या खास है? मेरी भेल खा लेंगे लोग तो फिर तेरा धंधा बंद हो जाएगा, समझी? धीरे धीरे भीड़ ठेले के आसपास जमा होने लगी। कुछ लोग हंसी दबा रहे थे तो कुछ मजे लेने लगे। संगीता ने साड़ी का पल्लू कमर में घुसाया और कहा, अरे सुन लो गांव वालों, ये औरत गोविंदी मेरे धंधे में टांग अड़ाने आई है। कल तक जो घर घर झगड़ा करती घूमती थी, अब यहाँ पर भेलपुरी बेचने के लिए आ गई है। ये सुनते ही गोविंदी भी दांत पीसते हुए आई। ज्यादा जबान मत चला संगीता, मुझे सब कुछ मालूम है। तेरी मिलावट वाली चटनी के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। लोगों का पेट खराब करने वाली तू, और तू मुझे बोलती है? हाँ, चल निकल यहां से। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गोविंदी बेकाबू हो गई। उसने गुस्से में संगीता के ठेले को दोनों हाथों से धक्का दे मारा और पूरा ठेला एक तरफ उलट गया। चने, मुरमुरे, सेब और चटनी जमीन पर बिखर गई। ये देखकर संगीता चिल्लाकर बोली, अरे राम राम, ये तूने क्या कर दिया? पगली औरत, मेरा सारा का सारा माल बर्बाद कर दिया तूने। अरे बर्बाद तो अब मैं तुझे कर दूंगी, समझी? तेरी जैसी चालाक औरतों को जगह दिखाना आता है मुझे। गुस्से में कहती हुई गोविंदी ने संगीता के बाल खींच लिए तो गांव वाले बीच बचाव करने के लिए दौड़े। दोनों औरतें बाल पकड़कर भिड़ने को तैयार हो गई थी, लेकिन चौपाल में खड़े लोगों ने उन्हें झगड़ने से रोक लिया, जिसमें से एक व्यक्ति आकर बोला, अरे लड़ने दो यार, मजा आ रहा है, तुम लोग भी देखो ना कितना मजा आ रहा है। तभी कुछ लोगों ने लड़ाई छुड़ा दी, पर संगीता आग बबूला होकर कहने लगी, मेरे नुकसान और इस इंसल्ट का बदला मैं तुझसे जरूर से लेकर रहूंगी गोविंदी। अबे चल जा यहां से, तेरे जैसे बहुत आए, गोविंदी ने उंगली दिखाते हुए कहा। संगीता गुस्से और बेइज्जती से कांपते हुए अपना टूटा फूटा ठेला वहीं पर छोड़कर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी और जाते हुए अपने आप से बोली, ये तूने ठीक नहीं किया गोविंदी। बड़बड़ाते हुए संगीता अपने टूटे फूटे घर के आंगन में पहुंच गई थी। घर बहुत ही छोटा था। दरवाजे की लकड़ियां सड़ चुकी थी। भारी मन से उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। कोने में पुरानी चारपाई पर उसका पति लेटा हुआ था, जो कमजोर था और शरीर से अपाहिज था, जो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। पास ही मिट्टी के घड़े के पास उनकी नन्ही सी बेटी बैठी थी, जो मिट्टी से खेलते खेलते माँ को देखकर मासूमियत से मुस्कुराने लगी। इतने में संगीता का पति रमेश धीमी और टूटी आवाज में पूछने लगा, आ गई संगीता? आज इतना जल्दी आ गई? संगीता की आंखें भर आई। उसने अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछे और चुपचाप जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे किसी ने उसकी सारी हिम्मत तोड़ दी हो। आज सब कुछ बर्बाद हो गया। उस कमबख्त गोविंदी ने मेरा ठेला उलट दिया, सारा सामान मिट्टी में मिल गया। गांव वाले तमाशा देखते रहे और मैं वहां पर अकेली खड़ी थी, अकेली, किसी ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। रमेश ने उसकी आंखों में देखा, पर उसके पास दिलासा देने के लिए भी शब्द नहीं थे। वो खुद अपने हालात पर लाचार था। उसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। संगीता, तू हार मत मानना, तुझ पे ही तो सारा घर टिका हुआ है। गोविंदी तो बस ऐसे ही है। उसने कभी अपने पति को भी चैन से नहीं जीने दिया। वो बेचारा आज भी अपने सिर के बाल नोचता है। लेकिन संगीता को तो अब किसी भी तरह से बदला लेना था।
और इसी बदले की आग में झुलसते हुए वो कहने लगी, लेकिन लेकिन मैं उससे बता दूंगी। डरते होंगे गांव वाले उससे, पर मैं अपने बाप की बेटी हूं। उस चालाक लोमड़ी को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। कुछ गलत मत करना संगीता, रमेश ने कहा। संगीता के परिवार के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। घर चलाने को उनके पास बस एक भेलपुरी का ठेला था, जो गोविंदी ने आज बर्बाद कर दिया था। और कमाई का कोई और साधन न होने की वजह से गोविंदी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह चौपाल पर हमेशा से ज्यादा चहल पहल थी। हवा में मसालों और इमली की खुशबू फैली हुई थी। भीड़ का शोर, बच्चों की खिलखिलाहट, सब कुछ एक अलग ही मंजर बन गया था। और संगीता ये सब कुछ दूर से खड़ी होकर देख रही थी। गोविंदी का ठेला लोगों से घिरा हुआ था। बच्चे कोने कोने में भेल खा रहे थे और लोग उसकी तारीफ करते जा रहे थे, जिसे देखकर संगीता मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाई। सब मेरे ठेले पर आते थे, पर अब उसी के पास खड़े हैं। चलो खाने दो सबको, देखती हूं कब तक चलता है इसका खेल। संगीता के मन में आग झुलस रही थी, पर वो अपनी मजबूरी से बंधी हुई थी। इधर गोविंदी खूब पैसे कमा रही थी, जिसे देख भारी मन से संगीता बाजार के एक कोने से 1 किलो चावल खरीदकर घर पर लौट आई। चारपाई पर पड़े रमेश ने गहरी सांस ली और कमर तकिए से टिकाकर बैठ गया। संगीता, तू थक गई होगी ना, पर भगवान सब देख रहे हैं। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। बस अब और नहीं, मेरी बच्ची भूखी सोए और गोविंदी रोज रोज पैसे गिने। ऐसा नहीं चलेगा। चाहे मेरे पास ठेला ना बचे, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, पर उस औरत को मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। वो सोचती है मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। मैं गरीब हूं, लेकिन मैं कमजोर बिल्कुल भी नहीं हूं। फिर उसी रात संगीता चुपके से चलकर गोविंदी की रसोई के बाहर पहुंची और खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो रसोई में भेलपुरी का सारा सामान रखा हुआ था। अब पाई का मजा। इतना कहकर संगीता खिड़की से कूदकर दबे पांव रसोई में चली गई और गोविंदी के भेलपुरी के मसाले में पेट दर्द करने वाला एक पाउडर मिलाकर घर पर आ गई। अगली सुबह गोविंदी का ठेला फिर से लोगों से घिरा था। सभी लोग मजे से भेलपुरी खा रहे थे। गोविंदी की अच्छी खासी कमाई हो रही थी। आजकल तो खूब पैसा आ रहा है। जब से उस संगीता ने ठेला बंद किया है तो मेरा तो दिन दुगुना और रात चौगुनी हो गई है। लेकिन तभी गुस्से में गरमाया एक आदमी गोविंदी के ठेले के पास आया और चने के पास हाथ थपथपाते हुए बोला, क्या रे गोविंदी, तूने ऐसी भेलपुरी में क्या मिलावट की है? मेरी बीबी अस्पताल पहुंच गई है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, गांव के जितने भी लोगों ने गोविंदी की भेलपुरी खाई थी वो सभी उसके ठेले पर आए और उससे आकर बात करने लगे और कहने लगे कि उसकी भेलपुरी खाकर सब लोगों के पेट में दर्द हो गया है। भीड़ धीरे धीरे गोविंदी के ठेले के चारों ओर जमा हो गई। हर कोई गुस्से में था। औरतें अपने बच्चों को पकड़कर चिल्ला रही थी। गांव के मर्द गोविंदी पर उंगली उठा रहे थे। चौपाल का माहौल गर्मा गया था। तभी भीड़ में से एक आदमी गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, गोविंदी, तूने हम सबको जहर खिला दिया। मेरी बच्ची रोती रही, हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ा। इतने में एक औरत ने गोविंदी के बाल पकड़े और चीखते हुए बोली, अरे हम सोचते थे तेरी भेलपुरी साफ सुथरी है, पर तू तो बदनाम औरत निकली। सबको एक साथ अपने ऊपर टूटता हुआ देखकर गोविंदी हड़बड़ाकर हाथ जोड़ने लगी। नहीं नहीं, मैंने कोई मिलावट नहीं की है। मेरी भेलपुरी में तो हमेशा वही मसाले होते हैं जो मैं हमेशा से यूज करती थी। मैं कसम खा के कहती हूँ। कसम? किसकी कसम खा रही है? सबके पेट खराब हो गए हैं और तू कह रही है कि तूने कुछ भी नहीं किया। हमें बेवकूफ समझा है क्या तूने? एक आदमी चिल्लाते हुए बोला और भीड़ ने ठेले को घेर लिया। कोई इसके डब्बे को लट रहा था तो कोई सेव चटनी निकालकर फेंक रहा था और गुस्साई भीड़ ने किसी की भी ना सुनी। एक आदमी ने ठेले का पहिया तोड़ दिया, दूसरे ने चटनी का घड़ा नीचे पटक दिया। गोविंदी वहीं जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर रोती रही। उसकी आवाज शोरगुल में दब गई। अगले दिन चौपाल पर हलचल थी। संगीता अपने पुराने कंगन बेचकर नया सामान लेकर आई। ताजी चटनी, कुरकुरे, मुरमुरे और साफ सुथरा ठेला। लोग उसे देखकर ठहरने लगे, जिनमें से एक ग्राहक मुस्कुराकर बोला, संगीता बहन, तेरी भेल का स्वाद ही अलग है, मजा आ गया इसे खाकर। दूसरा ग्राहक भी सामने आया, अब से हम तेरी ही भेल खाएंगे। संगीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अब वो जान चुकी थी अगर जीना है तो मेहनत, ईमानदारी ही नहीं बल्कि चालाकी भी जरूरी है। पर वहीं गोविंदी दूर से ये सब कुछ देख रही थी। उसके आंखों में गुस्सा था
और बेबसी भी थी। वो तुरंत उसके पास आई और चीखते हुए कहने लगी, संगीता, तूने मेरा ठेला उजाड़ दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने? सच में? याद है, तूने भी तो मेरा ठेला पलट दिया था। तब तो तूने सोचा भी नहीं कि मेरे घर का चूल्हा कैसे चलेगा। अब जब तेरे साथ वही हुआ तो तू रो क्यों रही है? ये तेरे कर्मों का फल है गोविंदी। तेरे कर्म तुझे भी भुगतने पड़ेंगे। तेरा समय अब शुरू होता है, देख लेना। संगीता ने उसकी बात को कुछ देर गौर से सुना और फिर आंखें तरेरते हुए बोली, ज्यादा तेज मत बन, जा यहां से, वरना जो भीड़ ने तेरे साथ किया है ना, याद है ना तुझे, वही हाल फिर से होगा तेरा। गोविंदी छल्लाकर भीड़ में रास्ता बनाते हुए चली गई, पर उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उस रात लगभग 12 बज रहे थे और गोविंदी भी संगीता की वही चाल चल रही थी। वो चुपके से खिड़की के रास्ते संगीता की रसोई में घुस गई। आप देख संगीता, तेरा हाल क्या होगा, कहते हुए गोविंदी ने संगीता के चाट मसाले में पेट दर्द की दवाई मिलानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार संगीता सोई नहीं थी। उसे पहले से ही शक था कि गोविंदी जरूर कुछ न कुछ करेगी, इसलिए दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी, अंधेरे में बैठी हुई थी। उसके हाथ में मोबाइल था और उसने वीडियो ऑन कर लिया। रुक जा गोविंदी, और आगे मत बढ़ना, तेरी सारी हरकतें अब इस मोबाइल में कैद हो चुकी हैं। गोविंदी चौंक गई और संगीता को देखकर खिड़की से भागने की कोशिश करने लगी, पर संगीता ने उसे बालों से पकड़कर पीछे खींच लिया। कहाँ भाग रही है? तेरा वीडियो अब बन चुका है, तू तो गई अब। क्या? तूने मेरा वीडियो बना लिया? सिर पर हाथ रखते हुए गोविंदी वहीं पर बैठ गई। हाँ, और ये कल पूरे गांव को भी दिखाऊंगी, फिर सीधे पुलिस थाने में तेरी शिकायत भी करूंगी। गोविंदी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हाथ कांपते हुए उसने पैकेट नीचे गिरा दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, संगीता, मुझे माफ कर दे, मैं गुस्से में बहक गई थी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। याद रख, ये गांव अब तेरी चालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे ठेले को नुकसान पहुंचाने की सोची भी तो सीधा जेल जाएगी, समझी तू? गोविंदी रोते हुए संगीता से माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दे संगीता, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, बस तू ये वीडियो किसी को भी मत दिखाना। चल ठीक है, जा यहां से, मगर मेरी बात को याद रखना। गोविंदी रोते हुए वहां से भाग गई और संगीता मन ही मन मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसने एक वीडियो से मुसीबत की जड़ को मिटा दिया था।